जो निकाहनामा हमारे पास फिलहाल मौजूद है वो एक यूनिफॉर्म शक्ल में नहीं देखा जाता। सिंध का निकाहनामा मुख्तलिफ है, जो स्केड्यूल है वो तो एक है इंग्लिश में, लेकिन जो उसकी ट्रांसलेशन है वो मुख्तलिफ है। जो पंजाब का निकाहनामा की ट्रांसलेशन है उर्दू में, उसमें CNIC का कॉलम है, लेकिन सिंध में CNIC का कॉलम नहीं है। CNIC के बगैर किसी का कैसे निकाह हो सकता है? बेसिकली ये सोशल कल्चरल इश्यूज हैं, मुझे लगता है ये रिलीजियस इश्यूज नहीं है। Assalamu alaikum everyone. We are here together, Fatima Yasmin Bukhari, me Huma Zaman. मैं एडवोकेट हूँ हाई कोर्ट की, यास्मीन भी एडवोकेट है हाई कोर्ट की, लेकिन शी स्पेशलाइजेज इन मुस्लिम फैमिली लॉ रिफॉर्म्स एंड वो हेड करती हैं मुसावी को, एंड आई स्पेशलाइज इन फैमिली लॉ प्रैक्टिस. सो वी कम फ्रॉम बोथ द व्यूज. आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराते हैं हम लोग सबसे जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जहाँ से शादी शुरू होती है, जहाँ से ये रिश्ता शुरू होता है. फातिमा, वी आज वेलकम एक तो, और दूसरी बात ये है कि दिस इज डिस्कशन इज गोइंग टू बी अबाउट फैमिली लॉ रिफॉर्म्स, के उसमें जो निकाहनामा है वहाँ से शुरू करेंगे. आज सारी बात हम निकाहनामे पे करेंगे, क्योंकि निकाहनामे पे आपको भी पता है कितने सवाल आते हैं हर किसी को. एज ए लॉयर मुझे बहुत आते हैं, आपको भी आते होंगे एज एन एक्सपर्ट इन रिफॉर्म्स. तो सबसे पहले आप बताइए कि फैमिली लॉ के जो रीसेंट एक ऑर्डर आया है, जिसमें जस्टिस जवाद हसन ने ये दिया कि जो फैमिली लॉ का जो के रूल्स के अंदर जो निकाहनामा है वो इंग्लिश में है, और उस इंग्लिश की ट्रांसलेशन उर्दू में की गई थी. तो उस ट्रांसलेशन को एग्जैक्टली कोई ऑफिशियल स्टेटस नहीं है. तो उसके बारे में आप कुछ हमें आज शेयर करें नाजरीन के साथ. थैंक यू सो मच. ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हमारा जो निकाहनामा है जो इस्तेमाल होता है पूरे मुल्क में, खैर ये भी एक मसला है कि वो इस्तेमाल नहीं होता पूरे मुल्क में. बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने निकाहनामा को कभी नहीं देखते. बहुत से ऐसे प्रोविंसेस हैं, एरियाज हैं जहाँ पे शादियाँ हो रही हैं निकाहनामा के बगैर. लेकिन उसके अलावा उस पर हम बाद में बात कर सकते हैं, लेकिन जो निकाहनामा हमारे पास फ़िलहाल मौजूद है वो एक यूनिफॉर्म शक्ल में नहीं देखा जाता. अगर आप मुख्तलिफ सूबों में हो, फॉर एग्ज़ाम्पल पंजाब में जो उर्दू का निकाहनामा है वो ट्रांसलेशन है जो मुस्लिम फैमिली लॉज रूल्स के अंदर स्केड्यूल 2 में फॉर्म दिया गया है इंग्लिश में उसकी, लेकिन वो कोई ऑफिशियल ट्रांसलेशन नहीं है उर्दू की, और वो एक ट्रांसलेशन यूनिफॉर्म भी नहीं है उर्दू में. दूसरे सूबों में अगर हम देखें, सिंध का निकाहनामा मुख्तलिफ है, कुछ रीजनल लैंग्वेजेस में भी निकाहनामा है, मतलब सिंधी में भी निकाहनामा है जो हमने देखा है अपनी प्रैक्टिस में, जो सिंध में इस्तेमाल होता है, KP में अपना है, और आपने देखा है कि ये अब एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है. तो मुस्लिम फैमिली लॉज में जो चेंजेस आते हैं लॉज में भी, वो प्रोविंसेस में मुख्तलिफ हैं. पंजाब की मुख्तलिफ अमेंडमेंट्स आ रही हैं, सिंध की मुख्तलिफ हैं. तो एक बहुत ही ये यूनिक सिचुएशन है कि जो स्केड्यूल है वो तो एक है इंग्लिश में, लेकिन जो उसकी ट्रांसलेशन है वो मुख्तलिफ है और उसकी कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है. तो अगर क्लॉजेज में डिफरेंस आता है तो उसको आप कैसे रिजॉल्व करेंगे? और फॉर एग्जांपल एक मैं आपको डिफरेंस बता दूं जो मैंने खुद देखा है निकाहनामा में, और इसमें हम कुछ एडवोकेसी भी कर रहे हैं सिंध में, सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन के साथ. वो ये कि जो पंजाब का निकाहनामा की ट्रांसलेशन है उर्दू में, उसमें CNIC का कॉलम है ब्राइड के लिए. ब्राइड की एज रिकॉर्ड करने के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है चाइल्ड मैरिज के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन सिंध में CNIC का कॉलम नहीं है. तो CNIC के कॉलम वहाँ पे नहीं है. So, ये पॉसिबल कैसे हुआ? CNIC के बगैर किसी का कैसे निकाह हो सकता है? कि एक तो रिक्वायरमेंट 18 ना भी हो, फिर भी देयर इज अ स्मार्ट कार्ड, वो भी नहीं है. लेकिन उसी पे मैं आगे आती हूँ कि जब हमने ये ऑर्डर लिया कोर्ट में, उसमें आया कि जी एक 16 नंबर आइटम है जिसमें एक पूरी डिस्क्रिप्शन दी जाती है प्रॉपर्टी की. डावर में एक कॉलम है 13 जहाँ पे डावर यानी कि हक महर कितना होगा, और फिर 16 नंबर में अगर कोई प्रॉपर्टी दी गई है तो उसकी बाकायदा डिस्क्रिप्शन होगी. तो मज़े की बात ये हुई कि वो 16 नंबर था ही नहीं आइटम. तो अगर आपने लिख दिया डावर में ये प्रॉपर्टी है तो उसकी कोई डिस्क्रिप्शन, कहाँ पे वो एलोकेटेड है, कितनी दी गई, 5 मरले दी गई, 5 कनाल दी गई, क्या दिया गया, कुछ भी नहीं था. उसके बाद
जब हम लोग मीटिंग में बैठे तो उसमें ये डिस्कवर हुआ कि हमने तो कहा कि ये तो बड़ा सिंपल होगा, ये तो हम सिर्फ एक आइटम डालेंगे और ये पूरी जगह इम्प्लाई हो जाएगा, बिकॉज ये तो लॉ में मौजूद है, तो हमने तो रिविजिट ही नहीं करना कोई रूल। लेकिन आपकी बात सही हुई। मजे की बात है कि चारों के चारों फर्क थे। तो इसमें चैलेंज ये है अब कि गिवन द फैक्ट कि जिस तरह आपने अभी कहा कि वो सूबों में तो अब 18th अमेंडमेंट के बाद ये सूरत हाल है कि हर इट्स लाइक अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट, यानी कि हर सूबे को खुद ही दुरुस्त करना पड़ेगा। तो आप कैसे देखती हैं कि हम लोग ये कैसे इन सबको घटा लाएं जिसमें एक निकाहनामा हो पूरे पाकिस्तान में, एक ट्रांसलेशन हो उर्दू में ऑफिशियल और एक ट्रांसलेशन हो सिंधी में, अगर सिंधी लैंग्वेज में आप जिस तरह कह रही हैं, या एक ट्रांसलेशन हो, अभी तक मुझे पश्तो का नहीं पता, ये आप बताएंगी क्योंकि उसमें मैं क्लियर नहीं हूँ, क्या पश्तो में भी कोई निकाहनामा है? I have not come across it, लेकिन that possibility जो है वो बिल्कुल उसकी मौजूद है। बलूचिस्तान में हमने देखा निकाहनामा इस्तेमाल नहीं हुआ ज़्यादातर शादियों के दौरान, तो फिर उसका हमें जो एग्जैक्ट टेम्पलेट यूज़ हो रहा है ढूंढने में मुश्किल काफ़ी पेश आई। लेकिन बिल्कुल सिंधी निकाहनामा हमने देखा है और वो मुख्तलिफ है जी। लेकिन उस सिंध में भी उर्दू निकाहनामा भी इस्तेमाल हो रहा है, सिंधी भी निकाहनामा इस्तेमाल हो रहा है, तो दोनों ही इस्तेमाल हो रहे हैं, रजिस्टर भी हो रहे हैं। लेकिन जैसे आपने पहले आइडेंटिफाई किया कि जो फॉर्म 2 में निकाहनामा है, दैट इज जस्ट वन दैट वी हैव अंडर द लॉ जी। तो उसकी कोई यूनिफॉर्म ट्रांसलेशन का प्रोसेस जो है वो शुरू अब आपने किया है pursuant to the judgment and the order of Justice Jamal Hassan, this consultative process, और मेरे ख्याल से इस consultative process के थ्रू ही ये डिस्कवरी हुई कि there is no uniform। जी बिल्कुल हुई। Of course practitioners को तो पता है कि different निकाहनामा आते हैं केसेस में, but I think the first step is really कि आप देखें जो सारे निकाहनामास हैं उसमें क्या confusion आ रही है। आप भी प्रैक्टिस करती हैं तो कोर्ट्स में हम देखते हैं कि कहाँ पे क्लॉजेस को इंटरप्रेट करने में मुश्किलात आ रही हैं। जो अभी उर्दू की ट्रांसलेशन है, कुछ तो आपने जिक्र किया कि क्लॉज है ही नहीं उस तरह से, मतलब जिस तरह एक आइटम है 16 नंबर वो तो डाल देना, उसमें तो कोई रिविजिट करने की जरूरत नहीं। लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन जो उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन की इंटरप्रिटेशन भी है कॉलम 16 की, जी बिल्कुल, वो बहुत डिफरेंट है क्योंकि कुछ लोगों ने इंग्लिश टू उर्दू की बजाय उर्दू टू इंग्लिश किया है। फॉर एग्जाम्पल कॉलम 13 टॉक्स अबाउट अमाउंट ऑफ डावर अंडर द लॉ। अब अमाउंट ऑफ डावर में अमाउंट के अंदर ये चीज तय नहीं है कि ये सिर्फ कैश होगा, मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। अमाउंट इज अमाउंट। इन इंग्लिश इट्स मोर ओपन, लेकिन उर्दू में वो रकम का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है कुछ ट्रांसलेशंस में जो आपकी। अब रकम अक्सर लोग कैश के साथ अफिलिएट करते हैं, तो कुछ जजमेंट्स में आप देखें अगर, तो उसमें ये एक इंटरप्रिटेशन आई है कि कॉलम 13 में हमने सिर्फ हक महर की रकम जो कैश में मुअज्जल या गैर मुअज्जल देनी है उसको तय करेंगे, और कॉलम 16 में आप लिखें कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है या नहीं है। लेकिन उसमें भी इफ यू रीड द इंग्लिश वर्जन ऑफ इट, उसमें लिखा है कि इन होल और पार्ट, you know, in lieu of, not के in replacement of, it's not contingent। तो बहुत सी confusion आती है। तो मेरे ख्याल से जो review process अब ongoing है उसमें थोड़ी सी uphill task है members के लिए जो उसमें शामिल हैं कि आप किस तरह से एक तो language को देखते हैं कि translation accurate है या नहीं है, लेकिन क्योंकि आप इसको revisit कर ही रहे हैं तो और भी गाइडलाइंस हैं कि निकाहनामा की लैंग्वेज को यूजर फ्रेंडली होना चाहिए कि आम इंसान उसको समझ सके। जो उर्दू की ट्रांसलेशन है वो भी बहुत टेक्निकल है कि एक आम ब्राइड और ग्रूम उसको नहीं समझ सकते। फातिमा, लेकिन रिफॉर्म्स जब हम ये कर ही रहे हैं उसमें तो ये है कि इसमें एक रिविजिट करने की चीज़ नहीं है, यू डोंट नीड अमेंडमेंट। हमें पता है कि रूल है, हमने सिर्फ एक ट्रांसलेशन जो है वेरीफाइड हो, ऑफिशियल ट्रांसलेशन ऑफ निकाहनामा। कोशिश तो पूरी है कि वो निकाहनामा पूरे सूबों में यूनिफॉर्म हो, वरना वो एक लीगल चैलेंज बन जाएगा हमारे लिए कल को प्रैक्टिशनर्स के लिए। एक निकाहनामा एक सूबे में हुआ है, उसमें एक लाइन मिसिंग है, तो दूसरे निकाहनामे में वो लाइन मौजूद है दूसरे प्रोविंस में। हम एक कोई उधर रह रहा है, अगर हमने वहां पे केस फाइल किया तो कौन सा इम्प्लीमेंट होगा, वो जो उसने वहां साइन किया या वो जो यहाँ पे लागू है। खैर, अब जब हम ये कर ही रहे हैं तो आपके ख्याल में, बिकॉज आप तो रिसर्च में भी हैं, आप लोगों ने दूसरे मुस्लिम जुरिस्डिक्शंस भी देखी हैं, मेरा मतलब ये मुमालिक देखे हैं जहाँ पे निकाहनामे होते हैं, तो उसमें हम लोग रिफॉर्म्स भी तो कर सकते हैं।
ये कोई पत्थर पे लकीर तो नहीं है कि ये एक स्केड्यूल बन गया है, अब यही रहेगा, ना शरई लकीर है ना लीगल है। उसको भी एक अगर हम कर ही रहे हैं तो कुछ रिफॉर्म्स भी ऐड कर सकते हैं जो आजकल के वक्त के हिसाब से चल सकते हैं। तो आपने जब ये किया है, एक एनालिसिस तो किया होगा, और आपकी नज़र से तो बहुत निकाहनामे ऐसे गुजरे होंगे जो दूसरे ममालिक के हैं, मलेशिया के हो गए, टर्की के हो गए, तो आप कुछ सजेस्ट कर सकती हैं जो रिफॉर्म्स अब इसके आगे भी हम कर सकें? बेसिकली तो निकाहनामा जो है एक कॉन्ट्रैक्ट है दोनों पार्टीज के बीच में, और कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं है जो अगर दोनों पार्टीज अग्री करें उसको लिखा नहीं जा सकता जो उनकी ज़िंदगी को बेहतर कर सकती है। प्रॉब्लम ये है कि निकाहनामा को एक तो उस तरह से देखा नहीं जाता, ना उसको इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल बाकी मुल्कों में भी डिफरेंट मैरिज प्रैक्टिसेस हैं, कुछ पॉजिटिव हैं, लेकिन काफ़ी ऐसी जगहें हैं जहाँ पाकिस्तान का मुस्लिम फैमिली लॉ भी काफ़ी प्रोग्रेसिव है कंपेयर टू अदर जुरिस्डिक्शंस। Like what? For example, when it comes to divorce, हमारे निकाहनामा में if you look at the provision of तलाक़ तहफ़ीज़, it's not there in many other jurisdictions. अब यहाँ पे मैं आपके पास आती हूँ वापस, जो तलाक का हक दिया जाता है, उस तलाक़ तफ़वीज़ हमारे बाकी लोगों के लिए जो सुन रहे हैं हमारे नाज़रीन, उनके लिए ये है कि ये वो हक है कि जिसमें आप राइट ऑफ आप हक देते हैं कि आपके दुल्हन उसको बीवी को भी हक है तलाक देने का, उसको तलाक़ तफ़वीज़ कहते हैं। जो कॉलम यहाँ अक्सर क्रॉस कर दिया जाता है या एम्प्टी छोड़ दिया जाता है, अक्सर क्रॉस कर दिया जाता है। तो एक प्रपोजल आया था बहुत साल पहले कि ये कॉलम रखने की ज़रूरत ही नहीं, ऑटोमेटिक राइट होना चाहिए दोनों को। जिस तरह आप कहती हैं कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट में दोनों को राइट है कि वो टर्मिनेट कर दें। हाँ। और इसमें कोई शरई बंदिश नहीं है और इसमें कोई लीगल बंदिश नहीं है, लेकिन ये हम लोग एग्जैक्टली हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये आप बताएं। कि आप तो कह रही हैं कि बाकी ममालिक में ये नहीं है, लेकिन हमारे में ये क्यों इतना बड़ा इशू बना हुआ है? इस पे आप जरा बताएं। मिसइंटरप्रिटेशन, वही वाली बात। देखिए ना, हमारे यहाँ निकाहनामा है, लेकिन इतना बड़ा इशू क्यों है उसको देखना। मतलब दिस इज अ सोशल इशू, दिस इज नॉट अ रिलीजियस इशू। पुराने ज़माने में अगर आप देखें तो लोगों के गोल्ड प्लेटेड निकाहनामास विद एम्ब्रॉयडरीज एंड व्हाट नॉट यूज्ड टू बी देयर, जहाँ पे दोनों फैमिलीज बहुत प्राइड से दिखाते थे कि हमने क्या आपस में तय किया है मिलके। तो वेयर डिड दिस आइडिया कम फ्रॉम कि निकाहनामा को देखना एक बुरी बात है? अगर कोई लड़की अपनी शादी के वक्त कह दे कि मुझे निकाहनामा दिखाएं तो बहुत सी अजीब बात है। अब हमने ये देखा है कि तलाक़ तफ़वीज़ का जो कॉलम है वो अक्सर ब्लैंक होता है, अक्सर क्रॉस आउट होता है, अक्सर तो किसी को पता ही नहीं है कि वो है भी, जिसको उनको लफ्ज़ तफ़वीज़ ही नहीं पता। हाँ, इसीलिए मैंने तफ़वीज़ को भी क्लियर किया कि तफ़वीज़ का मतलब नहीं पता। बिल्कुल। और अक्सर हम देखते हैं कि सिर्फ आपको खुला का पता होता है, आपको उसका पता ही नहीं है। तो बेसिकली ये सोशल कल्चरल इश्यूज हैं, मुझे लगता है ये रिलीजियस इश्यूज नहीं है, लेकिन ऑफन टाइम्स क्योंकि रिलीजियस फोर्स आपको चाहिए होती है, वो उसको इस्तेमाल इस तरह से करते हैं, क्योंकि वरना तो दिस राइट ओरिजिनेट्स इन द रिलीजन, इस्लाम में है। और तो आई थिंक नॉट टॉकिंग अबाउट दिस राइट, ये एक सोसाइटी में जो जनरल स्टिग्मेटाइजेशन है ख़वातीन के राइट्स के हवाले से, उससे रिलेटेड है। इसका उससे तो अब अगर आप कह रही हैं कि हम लोग एक तो हमारी ये तो मैं टोटली एग्री करती हूँ, आई बीन प्रोपोनेंट ऑफ इट कि ये इस बहस में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिक राइट होना चाहिए। हाँ। आप कर रहे हैं, आपका राइट टर्मिनेट हो जाए। उसके अलावा आपको कौन सी और चीजें नजर आई जो बाकी मुस्लिम ममालिक में है और हमारे में नहीं है? लेकिन मुझे ऐसी भी चीजें नजर आई जो हमारे अच्छा, okay. Now let's talk about that. I would like something like that. Similarly, for example, our khula jurisprudence is very strong. अच्छा, बाकी ममालिक में क्या है? में conditions हैं। अच्छा, खुला लेने की। From courts, it's not that easy. अच्छा। अब हमारी jurisprudence तो इस तरह से है कि अगर ख़वातीन बिल्कुल भी नहीं चाहती कोई रीजन के बगैर to not live with the husband, तो courts will grant खुला। हम तो वो लिख देते हैं will of God। लेकिन in many Asian jurisdictions that is not the case। अच्छा। So Pakistan is extremely progressive in certain spaces। हमारी कुछ maintenance की jurisprudence is also there। अब
ये अलग बात है कि जूरिस्प्रूडेंस है हायर कोर्ट्स की, क्या वो लोअर कोर्ट्स तक पहुंच रही है, क्या वो खवातीन जो वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क जो कभी कोर्ट्स में नहीं जाती, विल दे एवर गेट मेंटेनेंस, विल दे एवर गेट देयर राइट टू डिवोर्स, विल वो इम्प्लीमेंटेशन पे आ गए ना. बट आई फील लाइक दैट इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ना, कि व्हाट्स द पॉइंट ऑफ हैविंग लॉज एंड जूरिस्प्रूडेंस अगर वो नहीं है. एंड आई थिंक दैट्स अ वैलिड पॉइंट. एंड जब हम रिफॉर्म के बारे में सोचते हैं, हम इसीलिए उसको लिव्ड रियलिटीज के कॉन्टेक्स्ट में सोचते हैं ना, कि लिव्ड रियलिटीज क्या है, कि निकाहनामा में अभी क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करने में, उसकी जो प्रोविजंस हैं. तो हाउ डू वी, ये प्रैक्टिशनर्स का नाइटमेयर है जब आप सिविल कोर्ट्स में जाते हैं और आपने मेंटेनेंस करनी है. लेकिन एक और हमारे यहाँ बड़ी पॉजिटिव है और वो कभी कभी अगेंस्ट भी जाती है. यही केस मैंने किया था जिसमें कस्टडी जो है उसकी प्रेफरेंस होती है कोर्ट्स की कि वो माँ को ही मिलेगी. प्रेफरेंस है. अब तो 90% अगर आपके पास कोई आ भी जाए, वो कहे कि मुझे कस्टडी मिल जाए छोटे बच्चों की, वो नहीं मिलेगी, वो माँ को मिलेगी. ये जो जूरिस्प्रूडेंस है ये बाकी ममालिक में नेसेसरीली नहीं है. नॉट इवन इन अ कंट्री लाइक यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया और एनीवेयर. वो कहते हैं कि ये तो वो समझते हैं जेंडर बायस. ये बड़ा इंटरेस्टिंग था बिकॉज वी वर फ्रॉम पार्टी इन द पाकिस्तान और वो लोग अमेरिका से थे. उन्होंने कहा हम इसको जेंडर बायस समझते हैं. हमारे ख्याल में वेलफेयर ऑफ चाइल्ड हम देखते हैं, अगर वो बाप के साथ है तो उधर दे देते हैं. इट्स नॉट बेस्ड ऑन जेंडर. लेकिन हमारी कोर्ट्स ने इसलिए बेस किया कि उन्होंने कहा कि कुछ और तो हम करने से पैसे तो ले नहीं सकते. आपको पता है मेंटेनेंस की डिक्री भी हो जाती है तो उसको इन्फोर्स नहीं करा सकते हम. इट्स अ ह्यूज इशू. तो वो कहते हैं कि हम इस तरह कंट्रोल करते हैं, कस्टडी इनको दे दें, बाप ने बच्चों को मिलना ही है तो उसको देना पड़ेगा. ये सिविल कोर्ट का एक पूरा माइंडसेट है. अब ये कभी पॉजिटिव भी हो जाता है, कभी नेगेटिव भी हो जाता है. आप इसको ये समझती होंगी. अब उसके अलावा आपको कौन सी ऐसी चीज नजर आई जो हम अपने निकाहनामे में अडॉप्ट कर सकते हैं, जिसमें अगर वो रिफॉर्म्स हम सजेस्ट कर सकते हैं? आई एम श्योर कि ये सब प्रोग्राम लोग देख रहे होंगे. तो और कौन सा ऐसा रिफॉर्म है जो आपने देखा जो हम इधर भी ला सकते हैं? फॉर एग्जांपल जैसे आपने बात की शेयर्ड पेरेंटिंग में, इन सम अदर जुरिस्डिक्शंस देयर इज मोर जूरिस्प्रूडेंस कि शेयर्ड पेरेंटिंग किस तरह से हो सकती है. आपने देखा होगा कुछ अरसे पहले जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की कि द सेकंड मैरिज ऑफ अ वाइफ इज नॉट अ स्टैंड अलोन रीजन, यस, एंड वेरी गुड जजमेंट, टू शेयर. बट आई थिंक दिस इज आल्सो अ क्वेश्चन, एन अपॉर्चुनिटी कि विजिटेशन स्केड्यूल्स जब बनते हैं तो शेयर्ड कस्टडी, शेयर्ड पेरेंटिंग के ऊपर there is a room to improve our jurisprudence and our legal framework जो नहीं है. लेकिन secondly also matrimonial property. Yes. Matrimonial property पे there are some important cases in other jurisdictions जो पाकिस्तान में matrimonial property के context में नहीं है. Concept ही नहीं है. Concept नहीं है. अभी हम लोग वो law तो एक promulgate करने की कोशिश की एज अ प्राइवेट मेंबर्स बिल इन सेनेट, और उसके ऊपर भी टेकअप किया है. और आपको पता है कि वो C2 में है और उसमें वो अभी ये डिसाइड कर रहे हैं कि क्या इस तरह मैट्रिमोनियल प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट इस्लामिक है. अगर इस्लामिक है तो उसमें शेयरिंग क्या होगी और कैसे वो शेयरिंग डिटरमिन होगी. ये मैट्रिमोनियल प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आप बता सकती हैं कि वो यूजुअली वो क्रिस्टलाइज होता है डिवोर्स पे, बाकी जुरिस्डिक्शंस में भी. तो कौन कौन से मुल्कों में ये कॉन्सेप्ट दिया गया है कि अगर डिवोर्स होता है तो आप जिस घर में रह रहे हैं वो एक मैट्रिमोनियल प्रॉपर्टी एसेट जॉइंट अगर जिसके भी नाम पे है उसको ऐसे ट्रीट किया जाएगा. वो कौन कौन से मुल्क हैं, इस्लामी मुल्क या मुसलमान मुल्क जो कर रहे हैं? कि there is a number of different ways in which this has come about in Muslim jurisdictions, not all through legislative instruments, पर courts की interpretation. For example, कि actually contribution क्या है parties की during the marriage. So for example, एक तो मैट्रिमोनियल होम की आपने बात की, दोनों पार्टीज ने अगर मिलके मैट्रिमोनियल होम बनाया. लेकिन मैट्रिमोनियल होम के अलावा भी there are ways to assess contribution of the partner that is not working, for example. For example, if the wife is not working, लेकिन her contribution has allowed the husband to succeed in his profession. जी बिल्कुल. And he set up a huge empire as a result of her dedicated efforts. तो फिर that contribution should also count. फातिमा आपने देखी होगी इंटरेस्टिंगली वही ड्राफ्ट लॉ यहाँ कोशिश की गई है. very important conversation to start here. बट एक और उसमें एक एडवाइस ये भी मिली है जो आप बता सकती हैं कि फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू कि आप इसको निकाहनामे का जब रिफॉर्म्स करें निकाहनामे का भी हिस्सा बनाया जा सकता है. हम ये कह सकते हैं कि निकाहनामे में, क्योंकि निकाहनामे में प्लेंटी ऑफ प्रोविजंस हैं जो हमें पढ़ाई भी नहीं जाती, जिस तरह आपने बिल्कुल ठीक कहा. उसमें भी हम लिख सकते हैं कि अगर कल को ये डिवोर्स होगा
तो ये पार्टीज जो कुछ आज के दिन के बाद बनाएंगी तो उसकी शेयरिंग इस हिसाब से की जाएगी। ये कंडीशन आप जितनी मर्जी कंडीशंस लिख सकें। तो अगर तो ये क्या किसी और जुरिस्डिक्शन में ऐसा कुछ है किसी और मुल्क में कि जहाँ पे निकाहनामे का पार्ट कॉन्ट्रैक्ट का बनाया गया हो कि अगर हम कल को सेपरेट होते हैं, जिसको हम प्री नप्ट कहते हैं, लेकिन मैं मुस्लिम जुरिस्डिक्शन की बात करूंगी, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट नहीं लाऊंगी, तो उसमें कुछ ऐसा है कि हम अगर होंगे तो हम इस तरह शेयर करेंगे। So basically जो stipulations है ना, कुछ मुस्लिम jurisdictions में वो stipulations are fleshed out a bit more. देखिए हमारे कॉलम 17 में लिखा है any special conditions / stipulations. लेकिन बहुत सी मुस्लिम countries में you have different examples of the kind of stipulations that you can have. So it really helps parties to identify ना, अब आपकी शादी हो रही है, आपके लिए special condition कौन सा, हम क्या सोचें, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता. So there can also be a list of stipulations and this can also be one of them. You know, that can be jointly agreed by the parties. और वो लिस्ट दी जाती है ताकि वो easy, हाँ, shared parenting in case के हो अगर हम लोग separate हो जाए। Legal separation का भी concept लाया जा सकता है, क्योंकि एक होती है divorce means कि legally अब आपका खत्म हो गया। एक होती है separation, legal separation के अभी parties are separated, लेकिन उसमें ये नहीं कि नान नफका रोक दिया जाए, उसमें उसके rights कोई curtail हो जाएं, लेकिन maybe they will get together. वो कॉन्सेप्ट अभी एक बाबर सत्तार की कोई जजमेंट आई थी, हम डिस्कस कर रहे थे कि लीगल सेपरेशन का एक कॉन्सेप्ट माना जा रहा है जूरिस्प्रूडेंस में, लेकिन लॉ में नहीं है। आपकी जो आपने बाकी ममालिक देखे हैं उसमें कोई लीगल सेपरेशन का मुस्लिम ममालिक में कॉन्सेप्ट है शॉर्ट ऑफ डिवोर्स? सो बेसिकली आई एम नॉट fully sure of the status afforded to legal separation vis-a-vis rights emanating from Islam, you know, so but I'm quite clear कि ये क्या है, इसको मेरे ख्याल से ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, and I don't think हमारे लॉ में इस चीज की गुंजाइश है। जो हमारे नान नफका या you know हक महर या जो भी राइट्स एमिनेट करते हैं बिटवीन टू पार्टीज जो मैरिड हैं, they emanate from the nikah, not from living together, not from cohabitation, और यहाँ पे प्लीज आप नाजरीन को एक बात क्लियर कर दें कि जो हक है हक महर है वो शादी पे नहीं होता, उसको होता है मौजल गैर मौजल, यानी कि पेएबल ऑन डिमांड। आप किसी वक्त भी बिल्कुल वो डिमांड करें तो आपको देना चाहिए, उसके लिए डिवोर्स होना जरूरी नहीं है। ये बहुत बड़ी एक हमारे जनरल हमारी आवाम में या लोगों में ये अवेयरनेस नहीं है। Which brings me, जो कॉन्वर्सेशन हमारी अभी हो रही थी, डिस्कशन इन विच थोड़ा सा हमारा डिसएग्रीमेंट भी है, लेकिन आई वुड लाइक कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं। जो भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई और उसमें उन्होंने कहा कि आप पार्टीज देखेंगे कि इन्फ्लुएंसिंग कौन इन्फ्लुएंस्ड हुआ है वाइल एंटरिंग इनटू अ निकाहनामा, कि किस पार्टी में, तो वो उसके बारे में आप बताएं, क्योंकि यू हैड अनदर, मैं एज अ प्रैक्टिशनर आ रही थी, आप एज मोर यू नो एन एकेडमिक एंड जूरिस्ट की तरफ से आ रही थी, तो वो बताइए आप। हाँ बिल्कुल, एक हमने सेमिनल रिसर्च की थी विद आवर पार्टनर्स सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स एंड द नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स। जी, इट वाज नोन एज द डायग्नोस्टिक स्टडी ऑफ निकाहनामास। पंजाब की उसमें 2 डिस्ट्रिक्ट्स हमने ली थी जी, और उसमें वी रिव्यूड अ नंबर ऑफ निकाहनामास जो रजिस्टर हुए थे इन देयर रिस्पेक्टिव यूसीज, एंड देन वी आल्सो टॉक टू अबाउट 50 निकाह रजिस्ट्रार्स जिन्होंने वो निकाहनामे भरे थे, फिल किए थे, तो असेस कि उनके व्यूज क्या हैं विद रिगार्ड्स टू द लॉ, विद रिगार्ड्स टू पॉलिसी कॉलम कैसे फिल। So that study has been quoted in a judgment by Justice Atar Minanda, and that judgment, I think, very rightly points out the social reality in which many brides find themselves. You know, यानी कि आपके ख्याल में कि जो ख़वातीन हैं वो सोशली एक डिसएडवांटेज पे होती हैं जब निकाहनामा फिल हो रहा है या जब आपकी कंडीशन सेटल हो रही है, तो कैसे किया जाए कि उनको वो डिसएडवांटेज ना हो, कैसे किया जाए, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एक तो इसमें ये है कि देयर हैज टू बी मैस अवेयरनेस कि ख़वातीन क्यों नहीं अपना निकाहनामा देख सकती ना। देखिए अगर भर सकती, देख नहीं सकती तो भर तो बिल्कुल भी नहीं सकती लेकिन भर भी नहीं सकती, और आप उस टाइम पे बोल भी नहीं सकते ना। कोई कह रहा है हम काट रहे हैं आपका, क्यों है कि तलाक़े तहफ़ीज़ के कॉलम्स कटे हुए हैं, स्पेशल कंडीशंस कटे हुए हैं, नान नफका कटा हुआ है, खाली निकाहनामे हैं, रजिस्टर हो रहे हैं। अब पंजाब में तो खैर इस पे पेनल्टी भी है सिंस 2015 की अमेंडमेंट, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अब ये देता है निकाह रजिस्ट्रार्स पे कि आप
एक्यूरेटली फिल करें सारी कॉलम्स, और अगर आप नहीं करेंगे तो 25,000 आपको सजा जुर्माना होगा और 1 महीना पनिशमेंट भी है उसकी। लेकिन हमारी रिसर्च के टाइम फ्रेम में और उसके किसी बाद को नहीं मिला ये जुर्माना, मेरे ख्याल से कभी भी नहीं हुआ। अगर हमने कभी भी कोई एक्शन देखा है निकाह रजिस्ट्रार्स के खिलाफ, वो टैंपरिंग के कॉन्टेक्स्ट में होता है, वो भी तब होता है अगर कोर्ट में केस आया है और कुछ पता चला है। सो अवेयरनेस बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह है कि इस तरह की जजमेंट्स जो इस चीज को हाईलाइट करती हैं कि निकाहनामा में अगर आप कुछ भी लिखेंगे तो जरूरी नहीं है कि वो ब्राइड के डिसएडवांटेज में जाएगा, क्योंकि कोर्ट्स इस चीज को देख रहे हैं कि शायद खवातीन सोसाइटी में बिकॉज ऑफ देयर सिचुएशन देख नहीं सकती। वो बात सही है, लेकिन देन ओपन टू इंटरप्रिटेशन बहुत हम छोड़ रहे हैं। अब हम लोगों की प्रैक्टिशनर्स की बहुत डिफरेंट रियलिटी है। सिविल कोर्ट्स में जो भी आता है उसको या तो अपनी डिवोर्स चाहिए विदाउट इशू अगर उसके पास नहीं है हक, या उसको मेंटेनेंस चाहिए फॉरन, और उसको इतनी चाहिए जिससे वो सस्टेन कर सके अपने बच्चों को फॉर द टाइम बीइंग। और जब वो उसको फॉरन नहीं मिलती या फिर उसको बहुत डिलेड मिलती है तो एंड रिजल्ट ये होता है कि वो डिस्करेज हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कोई सेटलमेंट कर लेते हैं, कई बच्चे वापस भी कर देते हैं, मैंने ये देखा है, और कई वापस चली जाती हैं बिकॉज वो रियलाइज करती हैं कि हम तो रह नहीं सकते। तो ये थोड़ी रियलिटी है, प्रैक्टिशनर्स की फ़र्क है। और आई एग्री कि हमारे लॉज एक्चुअली बहुत रिफॉर्म्स की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वाइल वी आर डूइंग दोज रिफॉर्म्स आई थिंक कोर्ट रिफॉर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। बीइंग अ प्रैक्टिशनर, जिस दिन आप कोर्ट को रिफॉर्म्स अपने कर लेंगे, फैमिली कोर्ट्स को, और उनको एजुकेट कर देंगे, जजेस को भी टू अंडरस्टैंड कि अगर आप इतना डिले करेंगे तो अगली पार्टी तो या तो वापस चली जाएगी या बेचारी सेटल कर लेगी या जो कुछ ले दे के है उसमें फ्रस्ट्रेट हो जाएगी। तो आई थिंक दैट्स वेयर प्रॉब्ली हम दोनों का उसमें इख्तलाफ था, वरना आई टोटली एग्री विद यू कि इट मेक्स सेंस कि हमारी एक डिसएडवांटेज पोजीशन होती है एक औरत की सोसाइटी में, जिस तरह हमारा सोशल सेटअप है। सो फातिमा, विद दैट इट्स बीन अ ब्रिलियंट कॉन्वर्सेशन एंड दिस कॉन्वर्सेशन विल अब स्टार्ट हुई है निकाहनामे से, जहाँ पे हम रिफॉर्म्स ला सकते हैं, लेकिन और बड़ी चीज़ें हैं जिसमें हम रिफॉर्म, आप निकाह कस्टडी में ला सकते हैं, आप मैट्रिमोनियल प्रॉपर्टी में, डिवोर्स में ला सकते हैं, आप पेरेंटिंग में ला सकते हैं। तो वो बातें हम किसी और शो में ज़रूर करेंगे। और इट्स ब्रिलियंट डिस्कशन हुई आज, और आई होप कि जो लोग सुन रहे हैं उनको कुछ क्लैरिटी आज मिली हो हमसे। Thank you so much. हाँ, बस I think the last thing I wanted to just add is कि benefit of the doubt जो interpretation में हमारी discussion थी, it has to go to the marginalized group. सही खवातीन है. So it's not interpretation in anyone's favor. Yes. Interpretation in the favor of women. और हमारा जो मुस्लिम फैमिली लॉ का सारा framework है उसकी essence ही ये है, which mandates कि आप protect करें women and children को through the process. But of course, I agree, and it's been a pleasure, and I'm sure we have much to talk about. Yes, thank you. Thank you. Khudafis.